नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका कल्फ रीच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम मुख्य सब इंस्पेक्टर मुख्य भर्ती परीक्षा के सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण के टॉपिक पर बात करेंगे। तो चले आइए, आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। तो टॉपिक है हमारा वन्य जीव संरक्षण। यह सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत मिलने वाला टॉपिक है आपको वन्य जीव संरक्षण। क्लियर है? आज की चर्चा इसी पर होगी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि जब इस वन्य जीव की बात होगी तो वन्य जीव संरक्षण में हम लोग इसके टॉपिक को थोड़ा सा और विस्तार देने की और क्या क्या हम इससे प्राप्त कर सकते हैं इसका प्रयास करते हैं। तो देखिए, वन्य जीव है तो वन्य जीव कहां पाए जाएंगे? वन्य जीव पाए जाएंगे वन में। फिर हमारा हो गया वन्य जीव, और जहां पास वन और वन्य जीव अपनी बहुत सारी प्रजातीय विविधताओं के साथ पाए जाते हैं, बहुत सारी प्रजातियों के जीव जंतु, बहुत सारे प्रजातियों के पेड़ पौधे वनस्पतियां जहां भारी मात्रा में एक साथ पाई जाती है, उस क्षेत्र को बोलते हैं उसको जैव विविधता। जैव विविधता। तो आज जो बात होगी वो होगी वन की, वन्य जीव की और जैव विविधता के संरक्षण की। क्लियर है बात होगी जैव विविधता के संरक्षण की। अब जब हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं तो सबसे पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा टॉपिक है वन्य और वन्य जीव, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो आज हम इसकी बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान पर। देखिए, संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कि इस टॉपिक के संवैधानिक प्रावधान में हमको क्या देखना है। देखो, जहां बात होती है इसके संवैधानिक प्रावधान की, तो वन और वन्य जीव हमको संविधान में देखने के लिए मिलेंगे। कहां? तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वन, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण। ये जो हमारा टॉपिक है वन, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, ये टॉपिक है समवर्ती सूची में। ये शामिल किया गया है समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची में है मतलब कि इसके ऊपर कानून, इसके लिए योजनाएं, इसके लिए नीति केंद्र की सरकार भी बना सकती है और राज्य की सरकार भी बना सकती है। तो समवर्ती सूची का मतलब यह है कि केंद्र भी इस पर कानून बनाएगी और राज्य सरकार भी इस पर कानून बना सकती है। लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है ये शुरू से समवर्ती सूची में शामिल नहीं था। ये सबसे पहले किसका था? राज्य सूची का विषय था। ये कौन सी सूची का विषय था? तो राज्य सूची का विषय था। इसे 42वां संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया। यह पहले राज्य सूची का विषय था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे कहां शामिल किया गया? तो समवर्ती सूची में। क्लियर है बात? दूसरा संवैधानिक प्रावधान जो देखेंगे हमको यह देखने के लिए मिलेगा नीति निर्देशक तत्व में। संविधान के भाग 4 में किसका उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिसके अनुच्छेद 48A 48 क में वन और वन्य जीव का टॉपिक हमको देखने के लिए मिलेगा। और यह निर्देशक तत्व क्या है? तो यह राज्य को निर्देश है कि राज्य वन, वन्य जीव तथा पर्यावरण के संरक्षण का प्रयास करेगा। क्लियर है बात? दूसरा संविधान में उल्लेख हमको देखने के लिए मिलता है कहां? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 में, और भाग 4 के अनुच्छेद 48A में। क्लियर है? तीसरा इसका हम उल्लेख देखेंगे
मूल कर्तव्यों में कहा तो संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 ए के जी में। तो संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इन मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 ए में शामिल किया गया है और 51 ए के जी नंबर के 7वें नंबर का जो पॉइंट है वह क्या है, तो वह बताता है कि वन्य जीव एवं पर्यावरण का संरक्षण करना हर नागरिक का क्या होगा, तो कर्तव्य होगा। क्लियर है बात। तो इस टॉपिक को वन और वन्य जीवों के संरक्षण को हम अपने संविधान में 3 जगह देखते हैं। एक, इसका उल्लेख संवर्ती सूची में है जिसे राज्य सूची से हटा करके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संवर्ती सूची में जोड़ा गया। दूसरा, इस टॉपिक का उल्लेख हमको देखने के लिए मिलेगा संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है और उसमें भी हमको देखने के लिए मिलेगा अनुच्छेद 48 क में। और तीसरा, इसका उल्लेख देखने को मिलेगा हमको भाग 4 का मूल कर्तव्यों में। मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 51 ए में है और 51 ए का जी जो है वह सभी नागरिकों को बताता है कि वन्य जीव और पर्यावरण का संरक्षण करना सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा। तो ये तो बात हो गई हमारे संवैधानिक प्रावधान की, जो हमको देखने के लिए मिलेंगे राज्य, इसको हमको देखने के लिए मिलेगा संवर्ती सूची, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फिर देखने को मिलेगा मूल कर्तव्यों में। क्लियर है बात यहां तक। अब ये संवैधानिक प्रावधान है। चलो इसके बाद हम लोग इसकी बात करते हैं संरक्षण की। जहां वन्य जीवों के संरक्षण की बात आएगी तो सरकार जो है इनके संरक्षण के लिए क्या करेगा, तो देखिए सरकार संरक्षण के लिए 2 चीज बनाएगी। एक क्या बनाएगी, एक बनाएगी वो नीति पॉलिसी और दूसरा बनाती है सरकार अधिनियम एक्ट। तो आज जो बात होगी ये इसी पे होगी कि सरकार ने कौन कौन सी नीतियां बनाई हैं और सरकार ने कौन कौन से एक्ट बनाए हैं, अधिनियम बनाए हैं। क्लियर है बात। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें नीतियों की चर्चा करते हैं। जब नीतियों की चर्चा होगी तो सबसे पहले एक डेट आता है 1984 का, सबसे पहले डेट आएगा नीतियों पे 1894। और ये 1894 क्या है, तो 1894 में हम जो थे वो ब्रिटेन के गुलाम थे और ब्रिटेन की गुलामी के तहत ही सबसे पहले भारत में क्या आया था, तो देखिए ब्रिटिश भारत, क्योंकि हम उस समय अंग्रेजों के गुलाम थे। ब्रिटिश भारत का पहला वन नीति। क्लियर है बात। तो सर्वप्रथम पहली बार 1894 में ब्रिटिश शासनकाल में भारत के लिए एक वन नीति बनाई गई थी 1894 में। फिर इसी वन नीति में संशोधन किया गया 1952 में। इसी वन नीति में 1952 में संशोधन किया गया और 1952 में भारत आजाद हो चुका था, तो इसको बोला गया स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति। कब आई, तो 1952 में। ये कौन सी नीति थी, तो वही नीति जो 1894 में ब्रिटिश शासनकाल में बनाई गई थी, उसी नीति में संशोधन करके 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति लाई गई। उसके बाद एक डेट आता है 1988 का, 1998 का और 88 का। इस 1988 में 1988 में क्या बनाया गया, तो बनाया गया हमारे देश का राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। कब आया, तो 1998 में। तो 3 डेट को याद रखेंगे, एक 1894 जब ब्रिटिश शासन काल में भारत का पहला वन नीति आया,
इसी नीति में संशोधन किया गया 1952 में, जिसको स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कहा गया, और 1988 में 1988 में राष्ट्रीय वन नीति का निर्माण किया गया। और यही राष्ट्रीय वन नीति है जिसमें दो बातों का उल्लेख किया गया। सबसे पहला तो ये कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 33% क्षेत्र कैसे प्राप्त करना है? वन क्षेत्र के रूप में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। आज भी यह लक्ष्य हमारे देश में है कि कुल भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्षेत्र जो है, 33% क्षेत्र जो है वो वन के रूप में हमको संरक्षित रखना है। अपने पर्यावरण को, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए भारत के कुल क्षेत्रफल का 33% किस रूप में प्राप्त करना है? वन क्षेत्र के रूप में प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को पहली बार तय किया गया था राष्ट्रीय वन नीति 1988 में, और आज भी जब 2018 में देश के लिए नई वन नीति का मसौदा तैयार किया गया, तो उस नीति में भी पूरे क्षेत्रफल का, पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% हमको वन के रूप में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो यह शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। और इसी नीति में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात थी, उसमें एक अवधारणा सामने आई जिसको कहा गया संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो यह संयुक्त वन प्रबंधन क्या है? तो संयुक्त वन प्रबंधन का मतलब है कि सबसे पहली बार तो हमारे देश में जितने भी वन हैं, जितने भी वन क्षेत्रफल हैं, उन सब को संरक्षित करने का, उन सब को बचा कर रखने का प्रयास कौन करेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? तो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा है, उसमें एक कदम जाते हुए, एक कदम आगे जाते हुए हमने क्या किया कि वन क्षेत्र में रहने वाले जो जनजातीय लोग हैं, ऐसे ग्रामीण लोग हैं जिनका निवास स्थान वन क्षेत्र में है, वनों के आसपास है, और जो अपनी आजीविका के लिए वनों पर आश्रित रहते हैं, तो ऐसे समुदाय को शामिल करते हुए सरकार और ऐसा समुदाय संयुक्त रूप से, ज्वाइंट रूप से वनों का संरक्षण करेगा और वनों का प्रबंधन करेगा। तो देश में सरकार के अलावा अन्य नागरिकों को, जो जंगलों में निवास करते हैं, ऐसे नागरिकों को वन प्रबंधन में शामिल करने की जो अवधारणा है, उसी को कहा गया संयुक्त वन प्रबंधन। तो जब बात हम नीतियों की करेंगे, तो नीति में हमको तीन चीज देखना है कि एक 1894 जब ब्रिटिश भारत की पहली वन नीति आई, दूसरा 1952 जो स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति थी, और तीसरा 1988 जिसमें 33% वन क्षेत्र को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया और जिसमें संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा सामने आई। क्लियर है बात? अब इसी में हम बात करेंगे अधिनियम की, एक्ट की। अब यहां पर बात होगी अधिनियम की। जब बात अधिनियम की होगी तो सबसे पहले हम एक डेट देखेंगे जो है 1927। इस 1927 में क्या हुआ? तो इस 1927 में आया वन अधिनियम। और ये जो 1927 का वन अधिनियम है, इसने दो नए लक्ष्य, दो नए अवधारणा को पेश किया कि सबसे पहली बात, वन अधिनियम में वनों को संरक्षित करने की बात की गई, और वनों को संरक्षित करने के लिए ऐसा क्षेत्र जहां वन, जहां पेड़ पौधे और वनस्पतियां भारी मात्रा में है, जो वन है, उनको संरक्षित करने के लिए दो नए प्रकार के वन क्षेत्रों का गठन करने की बात कही गई। एक को कहा गया आरक्षित वन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। और ये आरक्षित वन क्या होते हैं? तो आरक्षित वन वो होते हैं जहां जब तक अनुमति ना हो किसी प्रकार की मानव गतिविधियां, जब तक अनुमति ना हो तब तक किसी प्रकार की मानव गतिविधियां संचालित
नहीं की जा सकती। तो आरक्षित क्षेत्र एक अवधारणा है वनों को सुरक्षित करने की, कि उन क्षेत्रों को आरक्षित क्षेत्र वन क्षेत्र घोषित कर दिया जाए और ऐसे क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अनुमति के बिना कोई मानव गतिविधि संचालित नहीं हो सकती। तो ये जो अधिनियम है इसने कौन सी बात की, तो आरक्षित वन की अवधारणा पेश की। क्लियर है। इसके अलावा एक दूसरी अवधारणा इसमें है संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और ये जो संरक्षित वन है इस पर क्या है, तो देखिए, जब तक प्रतिबंध ना हो, जब तक प्रतिबंध ना हो, मानवीय गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं। तो दोनों क्षेत्रों में अंतर क्या हो गया कि आरक्षित क्षेत्र में जब तक मानव गतिविधियां होगी, तब जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तब तक किसी भी प्रकार की मानव गतिविधियों को संचालित नहीं किया जा सकता। और वही जो संरक्षित वन क्षेत्र है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया जो है, वहां पर जब तक प्रतिबंध ना लगे तब तक मानव गतिविधियों को संचालित किया जा सकता है। क्लियर है बात। तो ये जो वन, आरक्षित वन और संरक्षित वन की जो अवधारणा आज हमको देखने को मिलती है, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो उसका उल्लेख किया गया था वन अधिनियम 1927 में। क्लियर है वहां तक बात। अब देखते हैं अगला अधिनियम। तो अगले अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम हम देखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया गया देश की सरकार के द्वारा। कब? 1972 में। और वन को, वन्य जीवों को संरक्षित रखने के लिए ऐसे वनों के क्या बोलते हैं, वनों की कटाई पर और ऐसे भी जंगली जानवरों के, वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया और ऐसे कृत्य करने पर, ऐसे अपराध करने पर दंड का प्रावधान किया गया। कब? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। इसके बाद हमको एक अधिनियम देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 1986। तो एक अधिनियम देखने को मिलता है हमको 1927 में जो वन अधिनियम था। उसके बाद 1972 में इस देश की सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया। उसके बाद 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। क्लियर है बात। तो ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पे, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत ही पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन भी एक टॉपिक है। जब हम उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे तब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। आज की जो वीडियो है ये सब इर्द गिर्द घूमेगा इस कानून के, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के, क्योंकि वनों को और वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए जितने भी मुख्य कानून बने, जितने भी मुख्य प्रावधान हैं, वो सब हमको कहां देखने को मिलेंगे? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में। तो चलिए आज हम उसको मेन टॉपिक में डाल लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। देखिए, ये जो अधिनियम है ये वन को, वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्था करता है। कहीं ये क्षेत्रों का निर्धारण करेगा, कहीं ये अनुसूचियों का निर्धारण करेगा और कहीं ये बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण करेगा, बहुत सारी संस्थाओं के गठन का प्रावधान करेगा। तो आइए एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले बात होती है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की। तो एक चीज जानना जरूरी है कि वन और वन्य जीव को संरक्षित करने के लिए
उनके अवैध शिकार पर, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस अधिनियम ने 6 अनुसूचियों का निर्धारण किया। क्या किया? तो 6 अनुसूचियों का निर्धारण किया। और वो 6 अनुसूची को हम लोग लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखो, ये जो अनुसूची 1 और 2 है, अनुसूची 1 और 2, वो क्या है? तो उसमें वे जीव शामिल हैं, वे जीव शामिल हैं जो क्या है? गंभीर रूप से क्या है? तो संकटग्रस्त है। संकटग्रस्त मतलब ऐसे जीव जिनका शिकार अत्यधिक हो रहा है और जिनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, और अगर ऐसा ही निरंतर चलता रहा तो आने वाले समय में इन जीवों का विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। तो ऐसे जीवों को संरक्षित करने के लिए बात की गई है अनुसूची 1 में और अनुसूची 2 में। और ये जीव जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, इनके लिए क्या प्रावधान किया गया है? तो शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, और ऐसे जीवों के शिकार करने पर सबसे अधिक कठोर दंड की व्यवस्था की गई। सबसे कठोर दंड की व्यवस्था है। मतलब ऐसे जीव जंतु जिनका उल्लेख अनुसूची 1 या अनुसूची 2 में है। कौन से अनुसूची में? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में जिन जीवों का उल्लेख है वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, उनके शिकार करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। और यदि किसी ने यह अपराध किया, उन जीवों का शिकार किया, तो इस अनुसूची में सर्वाधिक या अधिकतम दंड का प्रावधान किया गया है। क्लियर है बात? तो अधिकतम दंड का प्रावधान हमको सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा? अनुसूची 1 में और अनुसूची 2 में। इसी वीडियो में आगे चलकर जब हम भारत सरकार की बहुत सारी योजनाओं की बात करेंगे, बहुत सारे वन्य जीवों को संरक्षण करने के लिए, संरक्षित करने के लिए सरकार जो योजनाएं चला रही हैं, उन योजनाओं को भी देखेंगे। तो जिन जानवरों के बारे में, जिन जीव जंतुओं के बारे में हम संरक्षण कार्यक्रम में पढ़ेंगे, वो सभी जीव जंतु कहां शामिल है? तो उन सभी जीव जंतुओं का उल्लेख है अनुसूची 1 या अनुसूची 2 में, जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। क्लियर है बात? यहां अब इधर बात होगी अनुसूची 3 की और अनुसूची 4 की। तो जब अनुसूची 3 और 4 की बात होती है तो उसमें वे जीव शामिल हैं, वे जीव शामिल हैं जो संकटग्रस्त हैं। यहां कौन थे? गंभीर रूप से संकटग्रस्त थे। और इसमें वे जीव शामिल है जो केवल संकटग्रस्त है, मतलब उनका भी शिकार हो रहा है, अवैध शिकार किया जा रहा है, उनकी भी जनसंख्या में निरंतर कमी आ रही है, लेकिन वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त नहीं हुए हैं, केवल संकटग्रस्त हैं। और इनके भी शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है। और ऐसे जीव जंतुओं के शिकार पर केवल दंड का प्रावधान है, कि यहां भी इनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है और शिकार करने वाले पर दंड का प्रावधान किया गया है। लेकिन ये जो दंड है, ये अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में मिलने वाले जानवरों के लिए जो दंड है उससे थोड़ा सा कम है। तो बात होती है अनुसूची 1 और 2 की, तो सर्वाधिक कठोर दंड, ठीक है। फिर बात होगी अनुसूची 3 और 4 की, तो दंड तो है लेकिन दंड क्या है? तो कठोर नहीं है, थोड़ा सा कम है। क्लियर? बात जब होगी अनुसूची 4 की, अनुसूची 1, 2, 3 और 4, यहां बात करते हैं 5 की। तो अनुसूची 5 में कौन है? तो वे जीव, वे जानवर शामिल हैं जिनका शिकार, वे जीव शामिल है जिनका शिकार किया जा सकता है, जिनका शिकार किया
जा सकता है। तो ऐसे जीव जंतु जिनसे फसलों को नुकसान है, तो ऐसे जीव जंतुओं को अनुसूची 5 में शामिल किया गया है और ऐसे जीव जंतुओं की शिकार की अनुमति इस कानून के द्वारा दी गई है। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं अनुसूची 6 की। तो अनुसूची 6 में वे पौधे, यहां बात होती है पेड़ पौधों की, वे पौधे शामिल हैं जिनका कृषि एवं वाणिज्य, ऐसे पौधे जिनका कृषि और वाणिज्य मतलब व्यापार के रूप में क्या किया जा सकता है, वाणिज्यिक उपयोग पर प्रतिबंध है। क्लियर है बात। तो ऐसे जीव, ऐसे पेड़ पौधों का उल्लेख किया गया है अनुसूची 6 में जिनके कृषि करने पर और जिनके वाणिज्यिक उपयोग पर प्रतिबंध है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 वो क्या बात करता है, तो वो बात करता है अनुसूचियों की। और ये कितने अनुसूचियों का निर्धारण करता है, तो टोटल मिलाकर के ये 6 अनुसूचियों का निर्धारण करता है। और इस 6 अनुसूची में क्या क्या उल्लेख है, तो पहली और दूसरी अनुसूची में शामिल है वे जीव वे जीव जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, इनका उल्लेख है 1 और 2 में अधिकतम या कठोर दंड का प्रावधान है। 3 और 4 में ऐसे जीव शामिल हैं जो संकटग्रस्त हैं और उनके शिकार पर प्रतिबंध है, लेकिन दंड का स्वरूप थोड़ा सा कम कठोर है। अनुसूची 4 में 3 और 4 तो हो गया। अनुसूची 5 में वे जीव शामिल हैं जिनका शिकार किया जा सकता है। क्लियर, वे जीव शामिल हैं जिनका शिकार किया जा सकता है। और अनुसूची 6 में ऐसे पौधों को शामिल किया गया है जिनके कृषि करने पर और जिनके वाणिज्यिक उपयोग पर प्रतिबंध है। क्लियर है बात ये 6 अनुसूचियों का। चलिए इसके बाद देखते हैं कि इसमें और क्या प्रावधान है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बहुत सारे ऐसे संस्थाओं के निर्माण की बात करता है जिनका उत्तरदायित्व है इस देश में वन्य और वन्य जीवों का संरक्षण करना। क्लियर। तो आज हम देखते हैं इसके तहत गठित संस्थाएं। तो जब संस्थाओं की बात आती है तो सबसे पहले हम देखते हैं वन्य जीव सलाहकार बोर्ड। ये जो वन्य जीव सलाहकार बोर्ड है यह क्या करता है, तो यह राज्य सरकार को वन एवं वन्य जीव के संरक्षण पर सलाह देता है। तो हम इसके संवैधानिक प्रावधान में पढ़ चुके हैं कि वन और वन्य जीवों का जो संरक्षण है वो संवर्ती सूची का विषय है, और संवर्ती सूची का विषय है मतलब उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकार को भी है। तो इस कानून के द्वारा एक संस्था का निर्माण किया गया जिसको बोला गया वन्य जीव सलाहकार बोर्ड। और इस बोर्ड का काम क्या है, तो यह बोर्ड जो है वह राज्य सरकारों को वन्य जीवों के संरक्षण पर क्या देती है, तो सलाह देती है। क्लियर। इसके अलावा एक और संगठन हमको देखने को मिलता है जो है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। यह राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड जो है एक संस्था थी जिसका नाम था केंद्रीय वन्य जीव बोर्ड, और इसकी स्थापना की गई थी 1952 में। तो 1952 में जो केंद्रीय वन्य जीव बोर्ड था उसी का नाम बदल करके और उसमें कुछ संशोधन करके एक नया बोर्ड बनाया गया जिसको बोला गया राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। कब हुआ इसका, 2003 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। क्लियर है बात। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन मिलेंगे, अध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं देश के प्रधानमंत्री। इस बोर्ड को, जो केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड है जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, उसका नाम बदल करके किया गया राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। कब, 2003 में। क्लियर है बात। और इसी के तहत एक और संस्था है जिसको कहा गया
राज्य वन्य जीव बोर्ड। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री केंद्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार राज्य के मुख्यमंत्री, कौन? तो मुख्यमंत्री इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। क्लियर है बात? तो केंद्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री और राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। तो एक हो गया वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, दूसरा हो गया राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, तीसरा हो गया राज्य वन्य जीव बोर्ड। क्लियर है बात? अब हम देखते हैं चौथा संगठन। तो चौथा जो है वह है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। इसकी स्थापना हुई 2007 में। और इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय मिलेगा अपने को नई दिल्ली में। क्लियर है? तो चौथा और महत्वपूर्ण संस्था है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, जो पूरे देश में वन्य जीवों के अवैध शिकार पर, उनके अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ निगरानी करने का भी कार्य करता है। इसकी स्थापना की गई 2007 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्लियर है ना? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 6 अनुसूचियों का निर्धारण करता है, उस 6 अनुसूचियों को देखा हमने। उसके बाद वो 4 महत्वपूर्ण संस्थाओं का निर्माण करता है, उस महत्वपूर्ण संस्थाओं को भी देखा हमने। अब हम बात करते हैं इसके अवधारणा की। क्लियर है? अब जब अवधारणा की बात करेंगे तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो वनों को और वन्य जीव को संरक्षित करने के लिए ऐसे क्षेत्र जहां पर वन और वन्य जीव बहुत अधिक विविधता में पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित करने की बात करता है। और ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए इस अधिनियम ने 2 अवधारणाएं पेश की, और जिसमें से एक अवधारणा को कहा गया राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। क्लियर है? क्या कौन सा अवधारणा पेश किया गया? राष्ट्रीय उद्यान का। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्षेत्रों को हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, और राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के पीछे उद्देश्य क्या रहता है? तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पतियों का और उस क्षेत्र में पाए जाने वाले वन्य जीवों का संरक्षण करना है। क्लियर है बात? अब इसमें क्या देखेंगे हम? तो वन राष्ट्रीय उद्यान ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां मानव अधिवास यानी इंसानों का रहना तथा मानवीय गतिविधियां, मानव अधिवास तथा मानवीय गतिविधियां क्या होती हैं? प्रतिबंधित होती हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियां और मानव का अधिवास क्या हो रहता है? प्रतिबंधित रहता है। दूसरा, इस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सभी जीवों का, इस क्षेत्र में मिलने वाले सभी जीवों का समान रूप से संरक्षण, सभी जीवों का समान रूप से संरक्षण किया जाता है। क्लियर है बात? तो वन जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां क्या मिलेगा आपको? राष्ट्रीय उद्यान में 2 कानून मिलेंगे आपको कि एक तो मानव गतिविधियां और मानव अधिवास वहां पर प्रतिबंधित है, दूसरा उस क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु और जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती हैं उन सभी का संरक्षण समान रूप से करना है, बराबर रूप से। क्लियर है? और जब बात आती है इनके राष्ट्रीय उद्यान की, तो कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको जानना हमारे लिए जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है वो ऑप्शनल होने वाला है और वहां पर आपको फैक्ट भी पूछे जाएंगे, तो फैक्ट को जानना जरूरी है। जब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसमें हम लोग 4 चीज निकाल सकते हैं। एक तो सबसे पहला है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा नेशनल पार्क। तो हमारे देश में जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वह हमको देखने को मिलेगा हेमिस हाई। और ये जो हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान है वह कहां है? तो वह है लद्दाख में, केंद्र शासित प्रदेश
लद्दाख में हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि इस देश का, जो कि हमारा देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान में शामिल है। अब जब सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तो फिर देखते हैं हम सबसे छोटा नेशनल पार्क। तो सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है वह है साउथ बटन नेशनल पार्क, और यह हमको मिलेगा अंडमान एवं निकोबार में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में साउथ बटन देखने को मिलेगा, जो कि कौन है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है। क्लियर। अब सबसे बड़ा और सबसे छोटा देख लिए, अब देखते हैं सबसे प्राचीन नेशनल पार्क। और सबसे पुराना नेशनल पार्क की बात आती है तो उसका दर्जा मिला हुआ है जिम कॉर्बेट को। और जिम कॉर्बेट आपको कहां देखने के लिए मिलेगा, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में, और इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो सबसे प्राचीन हैली नेशनल पार्क। फिर देख लेते हैं सबसे नवीन सबसे नया नेशनल पार्क। और सबसे नया नेशनल पार्क का दर्जा है 106 नंबर का, जिसका नाम है रायमोना नेशनल पार्क, और यह आपको कहां मिलेगा, असम में। क्लियर है बात। तो देखो क्या क्या देखा हमने। सबसे बड़ा नेशनल पार्क के रूप में हम देखते हैं किसको, हेमिस हाई को, जो कहां स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। सबसे छोटा नेशनल पार्क के रूप में कौन है, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कहां स्थित है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। देश का सबसे पुराना या सबसे पहला जिम कॉर्बेट, सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, जिसका नाम था हैली नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में। कहां अवस्थित है ये, उत्तराखंड में। इसके बाद सबसे नया नेशनल पार्क जो है 106 नंबर का, वह कौन सा नेशनल पार्क है, तो वह है असम में स्थित रायमोना नेशनल पार्क। क्लियर है बात। तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे प्राचीन और सबसे नवीन, ये 4 नेशनल पार्क के बारे में जाने। और क्या जान सकते हैं इसमें, तो इसमें सर्वाधिक नेशनल पार्क कौन से में राज्य में देखने को मिलेगा, तो सर्वाधिक नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है, तो 12। क्लियर है बात। तो एक जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में एक अवधारणा हमने देखा नेशनल पार्क का, राष्ट्रीय उद्यान का, और राष्ट्रीय उद्यान में मानव अधिवास और मानव गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। उस क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीवों का समान रूप से संरक्षण किया जाता है। क्लियर। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, वर्तमान में हमारे देश में इनकी संख्या है 106। कुल कितने नेशनल पार्क हैं, तो 106। क्लियर है बात। चलिए इसको 106 को मैं यहां लिख देता हूं। कुल संख्या कितनी है राष्ट्रीय उद्यान की, तो 106 नेशनल पार्क हैं। क्लियर। सबसे बड़ा लद्दाख, सबसे छोटा साउथ बटन, सबसे प्राचीन जिम कॉर्बेट, सबसे नया रायमोना नेशनल पार्क, और सर्वाधिक नेशनल पार्क किस राज्य में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक नेशनल पार्क आपको पाए जाएंगे हमारे मध्य प्रदेश में। क्लियर है बात। मध्य प्रदेश है जहां सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है। इसके बाद जो दूसरी अवधारणा हम इस कानून में देखते हैं, इस अधिनियम में, वह अवधारणा है वन्य जीव अभ्यारण्य की, जिसको कहा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में क्या जान सकते हैं, तो देखो ये ऐसा क्षेत्र है जहां पशुओं को चराना, पशुचारण, लकड़ी इकट्ठा करना, पर्यटन आदि की
अनुमति होती है। तो जहां नेशनल पार्क में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं, वही वन्य जीव अभयारण्य में लकड़ी इकट्ठा करने की, पशुओं को चराने की, पर्यटन की आदि की अनुमति होती है। और ये जो वन्य जीव अभयारण्य है ये क्या होते हैं? तो यह वन्य जीव अभयारण्य विशिष्ट प्रजाति आधारित, वन्य जीव अभयारण्य जो होते हैं वो विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। मतलब जानवरों का ऐसे जानवर जो विशेष रूप से गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, जो पर्टिकुलर किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, तो उन क्षेत्रों पर उन्हीं जानवरों के, कुछ गिने चुने चुनिंदा जानवरों के लिए, विशिष्ट प्रजाति के जानवरों पर आधारित क्या होगा? ये संरक्षित क्षेत्र होगा। तो उनको संरक्षित करने के लिए क्या बनाया जाएगा? वन्य जीव अभयारण्य। क्लियर है बात? वन्य जीव अभयारण्य क्या होंगे? तो मानव गतिविधियों की अनुमति होगी। कौन सी गतिविधि? लकड़ी इकट्ठा करना, पशुओं को चराना, पर्यटन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ऐसे बहुत सारे मानव गतिविधियां हैं, अनुसंधान के कार्य हो गए। ऐसे मानव गतिविधियों को संचालित किया जा सकता है वन्य जीव अभयारण्य में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। क्लियर है बात? इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस ये जानना है कि वर्तमान में कुल संख्या, तो वर्तमान में कुल संख्या जो है वह है 5, 6, 7, 567 वन्य जीव अभयारण्य के आसपास वर्तमान में हमारे देश में अभी मौजूद हैं। क्लियर है बात? तो दो अवधारणा थी, एक थी राष्ट्रीय उद्यान की और एक वन्य जीव अभयारण्य की। और इन दोनों क्षेत्रों की गठन का प्रावधान किस अधिनियम में देखने को मिलेगा? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? जब इसी के अलावा ये दो क्षेत्रों का उल्लेख तो कानून में है, लेकिन इसके अलावा एक नया क्षेत्र है वर्तमान में जो वन को और वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है, और वो क्या है? तो उसे कहा गया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसी को कहा गया बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर है? तो राष्ट्रीय उद्यान में, और राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को संरक्षित करने की बात हो रही थी, वन्य जीव अभयारण्य में कुछ विशिष्ट प्रजाति आधारित जंतुओं के संरक्षण की बात हो रही थी। लेकिन ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पास मिलने वाले जीव जंतुओं के अलावा वहां की पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को, उसके अंदर रहने वाले लोगों की संस्कृति को, सभी को मिला जुलाकर संरक्षित करने की जो अवधारणा है उसी को कहा गया बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्र जहां पास भारी मात्रा में जैव विविधता पाई जाएगी, बहुत सारे जीव जंतु और प्रजातियों की विविधता पाई जाएगी, कोई विशिष्ट संस्कृति पाई जाएगी, ऐसे क्षेत्रों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने की व्यवस्था की गई है। लेकिन ऐसे क्षेत्रों को नामित कौन करेगा? तो सबसे पहले ऐसे क्षेत्रों को नामित करेगी कौन? तो सरकार। परंतु ऐसे क्षेत्रों को मान्यता कौन देता है? तो ऐसे क्षेत्रों को मान्यता देता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो यूनेस्को है ये किसी भी क्षेत्र को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित करेगा। और यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जिसको कहा गया मैब प्रोग्राम। क्या कहा गया? मैब प्रोग्राम। और ये मैब प्रोग्राम क्या है? तो मैब प्रोग्राम का मतलब है मैन एंड बायोस्फीयर। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत यूनेस्को क्या करता है? तो किसी भी क्षेत्र को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा देता है। क्लियर है बात? नामित कौन करेगी? तो सरकार करेगी नामित। एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का जो ताकत है, जो शक्ति है, वो किसे है? तो राज्य सरकार को है। कि राज्य सरकार एक आदेश के द्वारा अपने किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर सकती है। लेकिन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को नामित सरकार करेगी, उसको मान्यता देने का काम कौन करेगा? तो यूनेस्को। और यूनेस्को के कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत उसे मान्यता दिया जाएगा? तो मैब प्रोग्राम के अंतर्गत, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत। क्लियर है बात यहां तक? अब हम इससे जुड़ा कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये
कि ये जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है बायोस्फीयर रिजर्व, वो 3 क्षेत्रों पर बटा हुआ दिखेगा। वो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अब वो 3 क्षेत्र कौन कौन से होंगे, चलिए देखते हैं। तो किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है कोर जोन। क्लियर है, क्या कहलाएगा ये, कोर क्षेत्र। और इस कोर क्षेत्र की बात क्या है, इस कोर क्षेत्र में क्या है, तो देखिए मानव गतिविधियां क्या होगी, प्रतिबंधित है। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का जो कोर जोन होता है, जो बीच वाला एरिया होता है कोर, उसमें किसी भी प्रकार की मानव गतिविधियां क्या होती हैं, प्रतिबंधित होती हैं। दूसरा क्या हो सकता है, तो इस क्षेत्र में विनाश रहित अनुसंधान, ऐसा अनुसंधान, ऐसा रिसर्च जो उस क्षेत्र को किसी भी प्रकार से प्रभावित ना करे, और ऐसे क्षेत्रों में जीव जंतुओं के ऊपर और पेड़ पौधों के ऊपर अनुसंधान कार्य किया जा सकता है जो कैसा हो, विनाश रहित हो। क्लियर है बात। तो कोर क्षेत्र में मानव गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, और दूसरा क्या होगा, विनाश रहित अनुसंधान कार्य किया जा सकता है। क्लियर है। अब फिर देखते हैं दूसरे क्षेत्र के बारे में। ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं बफर जोन। बफर जोन, बफर जोन। और ये बफर जोन में क्या हो सकता है, तो देखिए बफर जोन में हो सकता है पशुचारण, मत्स्य पालन, अनुसंधान और पर्यटन की क्या मिलेगी, अनुमति होगी। क्लियर है बात। ऐसे क्षेत्रों में बफर जोन में, जो कोर जोन का बाहरी किनारा है, बाहरी भाग है, उसको क्या बोला गया, बफर जोन। और बफर जोन में पशुचारण हो सकता है, मत्स्य पालन हो सकता है, अनुसंधान हो सकता है, पर्यटन की अनुमति हो सकती है। और ये जो क्षेत्र है सबसे बाहर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं संक्रमित क्षेत्र। संक्रमित क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन। और इस ट्रांजिशन जोन में क्या होगा, तो इस ट्रांजिशन जोन में मानव गतिविधियां तथा कृषि कार्य की अनुमति होती है। क्लियर है बात। तो कोई भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हमको कहां मिलेगा, तो 3 भागों में बटा हुआ दिखेगा। सबसे बीच वाले भागों को क्या कहा जाएगा, कोर जोन। कोर जोन में क्या होगा, तो कोर जोन में मानव गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी, किसी भी विनाश रहित अनुसंधान कार्य को किया जा सकता है। इसके बाहर वाला जो क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं बफर जोन। बफर जोन में पशुचारण, मत्स्य पालन, अनुसंधान और पर्यटन के कार्य हो सकते हैं। और इसका बाहर वाला जो क्षेत्र है संक्रमित क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन, यहां मानव गतिविधियों की, कृषि कार्य की अनुमति होती है। तो कोई भी जैवमंडल क्षेत्र जो होता है वो इन्हीं 3 क्षेत्रों पर बटा होता है। क्लियर है बात। अब जब इनकी बात करते हैं तो हम देखेंगे यहां पास कि भारत में क्या है, तो भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वर्तमान में, जिसमें से 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हैं बायोस्फीयर रिजर्व, वो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में, मैप प्रोग्राम के तहत वो क्या है, तो मान्यता प्राप्त हैं। और उन 12 बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया गया है। लेकिन वर्तमान में कुल संख्या कितनी है, 18। और 18 में से 12 जो हैं वह यूनेस्को के मैप प्रोग्राम से मान्यता प्राप्त हैं। क्लियर है। चलिए हम देखते हैं हमारे देश में कौन कौन से 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले एरिया में, तो ये वाला जो एरिया है यहां पर हमको एक बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा जिसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये हमारे देश का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व
की स्थापना की गई और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हमारे देश का सबसे पुराना और पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ये जो नीलगिरी है ये हमको 3 राज्यों में देखने को मिलेगा। एक मिलेगा तमिलनाडु में, फिर कुछ इसका एरिया देखने के लिए मिलेगा केरल में, और इसका कुछ क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा कर्नाटक में। क्लियर है बात। और ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये उन रिजर्व में से एक है जो मैब प्रोग्राम के तहत विश्व तंत्र की सूची में शामिल है। क्लियर है। इसी के नीचे थोड़ा सा आओगे तो इस वाले क्षेत्र में आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है अगस्त्या मलाई। और ये अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व 2 राज्यों में बटा हुआ है, फैला हुआ है। एक है तमिलनाडु और दूसरा केरल। और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी मैब प्रोग्राम के तहत विश्व तंत्र की सूची में शामिल है। क्लियर है। इसी के नीचे ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर क्या देखने के लिए मिलेगा, यहां पर हमको एक बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। और ये जो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है यह भी मैब प्रोग्राम के तहत विश्व तंत्र की सूची में शामिल है। क्लियर है। तो दक्षिण भारत के 3 राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में हमको कौन कौन से सबसे पुराना नीलगिरी देखने को मिलेगा, अगस्त्या मलाई देखने को मिलेगा और मन्नार की खाड़ी देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद जब इसके ऊपर आप आओगे ये आंध्र प्रदेश राज्य है और आंध्र प्रदेश राज्य में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है श्री सेलम बायोस्फीयर रिजर्व। आंध्र प्रदेश में क्या देखने को मिलेगा, श्री सेलम बायोस्फीयर रिजर्व। इसके ऊपर आओगे तो उड़ीसा में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है सिमलीपाल। उड़ीसा में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा, सिमलीपाल। और यह सिमलीपाल भी मैब प्रोग्राम के तहत विश्व तंत्र की सूची में शामिल है। क्लियर बात। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ तो हमको इस वाले एरिया में सुंदरवन वाले वेस्ट बंगाल वाले एरिया में एक बायोस्फीयर रिजर्व देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है सुंदरवन। सुंदरवन कहां देखने के लिए मिलेगा, वेस्ट बंगाल में। और यह बायोस्फीयर रिजर्व भी जो है वह वर्ल्ड हेरिटेज की विश्व तंत्र की सूची में शामिल है मैप प्रोग्राम के तहत। क्लियर। इसके बाद जब और थोड़ा सा ऊपर आप आओगे तो इसके ऊपर हम आ जाते हैं मेघालय में। ये मेघालय है। मेघालय राज्य में एक बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा जिसका नाम है नॉकरेक। और ये जो नॉकरेक है मेघालय राज्य का, यह भी मैब प्रोग्राम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व की विश्व सूची में शामिल है। क्लियर। नॉकरेक के अलावा जब हम असम आएंगे तो असम राज्य में हमको 2 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा। एक का नाम है मानस बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरे का नाम है डिब्रू सैखोवा। असम में दूसरा कौन सा देखने के लिए मिलेगा, तो डिब्रू सैखोवा। और ये जो डिब्रू सैखोवा है यह देश का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। क्लियर। देश का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू सैखोवा कहां स्थित है, ये दोनों तो असम में। इसके बाद इसके ऊपर आ जाओ अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा जिसका नाम है दिहांग और दिबांग। दिहांग और दिबांग ये कहां देखने के लिए मिलेगा आपको, तो ये देखने के लिए मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। इसके पीछे थोड़े से आओगे, इसके पीछे ये सिक्किम में आपको देखने के लिए मिलेगा कंचनजंगा। क्लियर है। और ये जो कंचनजंगा है यह भी मैब प्रोग्राम के तहत मान्यता प्राप्त है। क्लियर है ना ये बात। अब इसके थोड़े से और पीछे आओ। इसके पीछे आओगे तो यहां आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिलेगा नंदा देवी। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर है। इसके थोड़े से पीछे आएंगे आप हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में भी आप एक को बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा जिसका नाम है शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट। क्लियर है। ऊपर हिमाचल प्रदेश में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा, शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट। इसके बाद आ जाते हैं हम गुजरात में। गुजरात में जब हम आएंगे
तो गुजरात के इस एरिया में हमको देखने के लिए मिलेगा कच्छ, और कच्छ जो है वह भारत का सबसे बड़ा क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा, कच्छ। भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा, तो डिब्रू सैखोवा। भारत में सबसे पुराना आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। क्लियर है बात। और इसके बाद हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में हमको 3 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेंगे। क्लियर है। एक हमको देखने के लिए मिलेगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, जिसका नाम है अमरकंटक अचानक मार। हमारे राज्य में है, 2 राज्यों में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो अमरकंटक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि किसमें शामिल है, यह भी मैब प्रोग्राम के तहत मान्यता प्राप्त है। फिर आपको एक यहां देखने के लिए मिलेगा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा पंचमढ़ी। क्लियर है। पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान भी कहां देखने को मिलेंगे आपको, मध्य प्रदेश में। यह भी मैब प्रोग्राम के तहत मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय उद्यान हमको यहां देखने के लिए मिलेगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वह हमारे देश का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है, और पन्ना भी मैब प्रोग्राम के तहत मान्यता प्राप्त है। क्लियर। तो देश का सबसे नवीन, कब इसकी स्थापना की गई, तो 2011 में। 2011 में पन्ना को देश का 18वां सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया। क्लियर है बात। तो ये टोटल 17 हो गए। इसमें से फिर एक देखने को मिलेगा आपको यहां अंडमान एंड निकोबार में। ये अंडमान निकोबार में द्वीप समूह है, यहां पास एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ये भी हमारे मैब प्रोग्राम के तहत विश्व तंत्र की सूची में शामिल है। क्लियर है। तो देखो साथियों, इसके में जो हमको जानना है वह यह है कि भारत का सबसे पुराना कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी स्थापना हुई थी 1986 में। देश का सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है पन्ना का, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। देश में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ, जो गुजरात में स्थित है। और देश का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलेगा डिब्रू सैखोवा, जो कि असम में स्थित है। तो ये कुल बायोस्फीयर रिजर्व हैं 18 जिनकी संख्या है, और 18 में से 12 जो है वो मैब प्रोग्राम के तहत शामिल किए गए हैं। क्लियर है बात। और जितने मैब प्रोग्राम के तहत शामिल हैं उसमें मैंने लगभग ये लाल टिक लगा दिया है, और लाल टिक से आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो मैब प्रोग्राम के तहत मान्यता प्राप्त हैं। क्लियर है बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे वन्यजीवों के संरक्षण के कार्यक्रम की। और जब बात वन्यजीव के संरक्षण के कार्यक्रम की होगी तो सबसे पहले बात होगी हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ की। क्लियर है। तो ये राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं कि 1973 में 1973 में इसको क्या किया गया बाघ को, तो 73 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। क्लियर है। 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, और जैसे ही इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया इसके संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसको बोला गया प्रोजेक्ट टाइगर। इसके संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया प्रोजेक्ट टाइगर, जिसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1973 से। क्लियर है। और इस प्रोजेक्ट को चालू करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, तो वह है वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, और 1973 में ही किसको, टाइगर को कौन सा दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 1973 में,
और यह किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह प्रोजेक्ट संचालित किया जाता है। जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तो इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था 9 टाइगर रिजर्व से, ठीक है। और वर्तमान में देश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 टाइगर रिजर्व हैं। क्लियर है बात? इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी 9 टाइगर रिजर्व से। वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है हमारे देश में? तो 53। अब जब टाइगर रिजर्व की बात आती है तो फिर फैक्ट देख लेते हैं। तो टाइगर रिजर्व में हम क्या क्या फैक्ट देख सकते हैं? तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये है नागार्जुन सागर श्री सेलम, जो कहां देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। तो नागार्जुन सागर श्री सेलम जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो कहां स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। इसके बाद हम देखते हैं सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व, और ये कहां है? तो महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में अवस्थित बोर टाइगर रिजर्व जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। इन 9 टाइगर रिजर्व जहां से शुरुआत हुई थी, तो उनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जो भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व है? तो जब पहले टाइगर रिजर्व की बात आती है तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वह राष्ट्रीय उद्यान है जहां पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। और टाइगर के बारे में मैं आपको एक दो चीज और बताता हूं कि पूरे विश्व में जितने टाइगर पाए जाते हैं उसकी 70% आबादी कहां मिलती है? तो भारत में। पूरे विश्व में पाए जाने वाले बाघ की संख्या का 70% जो है वह भारत में निवास करता है। और भारत में सबसे ज्यादा बाघों की जनसंख्या कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? तो वह पाई जाती है पश्चिमी घाट में। तो पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है वहां कर्नाटक में, तमिलनाडु के और केरल के बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेंगे और वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे। तो पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा घनत्व में पाए जाने वाले बाघ जो हैं वह जिम कॉर्बेट में मिलते हैं। क्लियर है? जिम कॉर्बेट ऐसा नेशनल पार्क है जहां सबसे ज्यादा बाघों की डेंसिटी, बाघों का घनत्व देखने को मिलता है। क्लियर है? और सबसे ज्यादा संख्या कहां देखने को मिलेगी? तो पश्चिमी घाट में। इसके अलावा सबसे नवीन टाइगर रिजर्व जो है वह है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कहां देखने को मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश में। क्लियर है बात? तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सेलम आंध्र प्रदेश में। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया तो वह जिम कॉर्बेट में, जहां बाघों की जनसंख्या का घनत्व भी सबसे ज्यादा है। और उसके बाद सबसे नया टाइगर रिजर्व जो है वह उत्तर प्रदेश के रानीपुर टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। हमारे प्रदेश को इस मामले में ठगा गया है, क्योंकि साल भर से लगभग हम पढ़ते आ रहे थे कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। लेकिन जब केंद्र से अनुमति मिली तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की जगह उत्तर प्रदेश के रानीपुर क्षेत्र को क्या किया गया? टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। क्लियर है यहां तक बात? अब इस टाइगर रिजर्व के बारे में हम एक दो चीज और देख लेते हैं कि किसी भी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित कौन करता है, और बाघों के संरक्षण के लिए एक संस्था काम करती है जिसका नाम है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। और ये जो NTCA है यही वो संस्था है जो किसी भी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता प्रदान करती है। यही वो प्राधिकरण है जो बाघों के संरक्षण के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके तहत ये पूरे देश में वन टाइगर रिजर्व को क्या करता है? संचालित करता है। इस प्राधिकरण की जो शुरुआत की गई थी, इस प्राधिकरण की स्थापना जो हुई
वह हुई 2005 में। तो एनटीसीए की स्थापना हुई 2005 में, और यह प्राधिकरण जो है वह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसके तहत एनटीसीए अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है। और किसी भी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो एनटीसीए की है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इस एनटीसीए के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो वन एवं पर्यावरण मंत्री। क्लियर है? तो देश के जो वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और बाघ हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है वर्तमान में, क्योंकि एक तो ये हमारे देश का क्या है? तो राष्ट्रीय पशु है, और दूसरा अभी अभी करंट में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाघों की जनगणना के आंकड़े जारी किए। क्लियर है? क्या जारी किए? बाघों की जनगणना के आंकड़े जारी किए, और उसके हिसाब से वर्तमान में देश में बाघों की संख्या कितनी है? तो अभी जनगणना के हिसाब से देश में बाघों की संख्या है 3167, 3167, जो कि पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। क्लियर है? अध्यक्ष कौन होंगे? वन एवं पर्यावरण मंत्री। स्थापना कब हुई इसकी? 2005 में। इसके अलावा क्या देख सकते हैं? तो इसके अलावा बाघों की जो गणना होती है, वो बाघों की गणना होती है कब? तो हर 4 साल में। 4 साल में बाघों की गणना की जाती है। इसके पहले 2018 में हुआ था, फिर 2022 में हुआ, और नई जनगणना के अनुसार हमारे देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 3167। क्लियर है? इसके अलावा एक चीज और बताता हूं, एक बाघ है जिसका नाम है काजी 106F, और ये बाघ क्या है? तो ये बाघ है गोल्डन टाइगर। गोल्डन टाइगर हमारे देश में पाए जाने वाला एकमात्र गोल्डन टाइगर है जिसका नाम है काजी 106F, और नाम से ही क्लियर है कि ये कहां पाया जाएगा? तो ये पाया जाता है काजीरंगा में। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर कहां पाया जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। क्लियर है बात? तो राष्ट्रीय बाघ, राष्ट्रीय पशु बाघ के लिए आपको इन सारे जानकारियों को जरूर याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीव है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, और वर्तमान में इसकी जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इससे जुड़े जितने भी फैक्ट हैं बाघ से जुड़े, वो सभी आवश्यक है आपको याद रखना। बहुत ज्यादा चांसेस है इसकी परीक्षा में पूछे जाने के। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं एशियाटिक शेर के बारे में। एशियाटिक लॉयन क्या है? ये एशियाई शेर, इसके लिए संरक्षण कार्यक्रम, एशियाई शेर के लिए संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 1972 में, 1972 में। और यह एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं? तो पूरे भारत में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, गिर नेशनल पार्क, जो कहां स्थित है? तो गुजरात में। गिर में पाया जाता है एशियाई शेर। पूरे भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र क्षेत्र जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। और 1992 में 1972 में इनके संरक्षण की जब बात हुई थी तो 50 से भी कम इनकी संख्या हो गई थी, और वर्तमान में अभी इनकी संख्या 500 से ज्यादा हो गई है। बीच में इनको जहां चीतों को लाया गया, कुनो पालपुर नेशनल पार्क में इनको बसाने की, इनको संरक्षण प्रदान करने की योजना है वर्तमान में, जो ठंडे बस्ते में है, लेकिन इनका भी संरक्षण किया जा रहा है गिर नेशनल पार्क में, और भविष्य में इनको भारत के दूसरे राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित करने की योजना बनाई जा रही है। क्लियर? तो एशियाई शेर के बारे में यही जानना कब चालू हुआ था? 1972 में। कहां, कौन से राष्ट्रीय उद्यान से? तो गिर नेशनल पार्क से एशियाई शेर के संरक्षण की बात शुरू की गई थी। क्लियर है यहां तक बात? फिर हम बात करते हैं हाथी मेरे साथी की। और जब हाथी मेरे साथी की बात होगी तो सबसे पहले तो यह जान लो कि 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु क्या किया गया? घोषित किया गया। तो 2010 में
हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया गया। क्लियर है ये बात। इसके अलावा 1992 में इसके संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम चालू किया गया जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चालू किया गया और 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया गया। इसके बाद एक डेट आता है 2003 और ये जो 2003 है, हाथियों के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी जिसको कहा गया माइक। और माइक का मतलब होता है मॉनिटरिंग इनलीगल किलिंग, मॉनिटरिंग इनलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो 2003 में हाथियों के संरक्षण के कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसका नाम रखा गया माइक। 1992 में हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम था प्रोजेक्ट एलिफेंट। 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया गया। क्लियर है। और जैसे एक कॉन्सेप्ट चला टाइगर रिजर्व का, वैसे ही एक कॉन्सेप्ट चलता है हाथी गलियारे का, हाथी गलियारा, एलिफेंट कॉरिडोर। और वर्तमान में देश में टोटल ऐसे कितने कॉरिडोर हैं? तो 110 कॉरिडोर हैं। क्लियर है बात। जो हाथियों के आने जाने के लिए एक रास्ता होता है, कॉरिडोर होता है, पूरे देश में वर्तमान में 110 हाथी कॉरिडोर हैं। और हाथियों की जो गणना होती है, जैसे बाघों की गणना हर 4 साल में होती है, वैसे हाथियों की जो गणना है वो कब होगी? तो हर 5 साल में। सर्वाधिक शेर, सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बाघों की संख्या जो है वह मध्य प्रदेश पर है। उसी प्रकार सर्वाधिक हाथियों की जो संख्या है वो कौन से राज्य में देखने को मिलेगी? सर्वाधिक तो कर्नाटक में। क्लियर है। कर्नाटक में सर्वाधिक हाथियों की आबादी पाई जाती है। हाथियों की गणना हर 5 साल में की जाती है। और हाथियों के संरक्षण के लिए जो एलिफेंट कॉरिडोर बनाए गए हैं, वर्तमान में देश में 110 एलिफेंट कॉरिडोर स्थित हैं। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं। इसके बाद हमारे भाई साहब का नाम है लाल पांडा। इसको लाल से ही लिख देते हैं, लाल पांडा। और ये जो लाल पांडा है, इसके लिए संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट चालू किया गया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट लाल पांडा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1996 में, 1996 में प्रोजेक्ट लाल पांडा की शुरुआत की गई थी। यह लाल पांडा जो है वो 3 राज्यों में मुख्यतः रूप से पाया जाता है। एक है सिक्किम, दूसरा है वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। तो लाल पांडा मुख्यतः इन 3 राज्यों में पाया जाएगा, सिक्किम में, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में और अरुणाचल प्रदेश में। इसके संरक्षण के लिए कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1996 में। क्लियर है बात यहां तक। और यह जो जानवर है इसका मुख्य भोजन क्या है? तो बांस। बांस जो है वह लाल पांडा का मुख्य भोजन है। क्लियर है बात यहां तक। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको। और ये कौन है? तो इसका नाम है कस्तूरी मृग। ऐसा मृग जिसके पेट पर कस्तूरी होता है। और कस्तूरी जो है वो हमेशा किस में मिलेगा? तो कस्तूरी मिलता है नर मृग पर। नर मृग जो होता है उसकी नाभि पर कस्तूरी पाया जाता है जो कि बहुत सुगंधित होता है। और इसी के लिए ये कस्तूरी मृगों का अवैध शिकार हो रहा है जिनकी जनसंख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। तो इस गिरावट को रोकने के लिए इनके संरक्षण के लिए कार्यक्रम चालू किया गया, प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग। और इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई 1970 में, 1970 में। शुरुआत कहां से हुई थी इस प्रोजेक्ट की? तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी केदारनाथ अभ्यारण्य। और यह कहां स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में।
उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ अभ्यारण्य है जहां पर सबसे पहली बार प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग चालू किया गया था 1970 में। क्लियर है बात यहां तक। और ये जो है कस्तूरी वो किस में पाया जाता है, तो नर मृग में पाया जाता है। क्लियर यहां तक बात। चलिए अब देखते हैं इनको। तो इनका नाम है संगई हिरण, इनको बोला जाता है थामीन, और इनको बोला जाता है डांसिंग डियर, नाचने वाला हिरण बोला जाता है। थामीन, संगई हिरण या डांसिंग डियर। और ये जो संगई हिरण है यह पूरे देश में एकमात्र कहां पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं मणिपुर में। मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है कौन, संगई हिरण। और ये जो संगई हिरण है वो मणिपुर का क्या है, तो राजकीय पशु है। मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। क्लियर। कहां पाया जाएगा, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क में। और ये किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, क्योंकि ये नेशनल पार्क जो है वह कहां स्थित है, तो लोकटक झील में। लोकटक झील में। और यह कौन है, तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कहां स्थित है, मणिपुर में। कहां पाया जाता है, किस झील में, तो लोकटक झील में। और संगई हिरण की जो शुरुआत हुई थी, संगई हिरण प्रोजेक्ट की, उसकी शुरुआत की गई थी, प्रोजेक्ट की शुरुआत 1977 में। तो थामीन के लिए प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1977 में, लाल पांडा के लिए शुरुआत हुई थी 1996 में, और कस्तूरी मृग के लिए शुरुआत हुई थी 1970 में। क्लियर है बात यहां तक। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं मगरमच्छ। कौन सा है, मगरमच्छ। तो मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम, मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 1975 में, 1975 में। और देखिए सबसे ज्यादा मतलब कि खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छों को की आबादी सबसे ज्यादा संख्या में कहां पाई जाएगी, अधिक संख्या कहां है इसकी, तो मगरमच्छ जो है वो अधिक संख्या में मिलेंगे आपको भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में जो स्थित है, वहां के खारे पानी में पाए जाने वाले मगरमच्छों की संख्या सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। क्लियर है। और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य बने हुए हैं, और इन अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में मिलेगी, तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में मगरमच्छ अभ्यारण्यों की संख्या सर्वाधिक है। और आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में ही मगरमच्छों के लिए क्या खोला गया है, तो प्रजनन केंद्र। कहां खोला गया है, तो आंध्र प्रदेश राज्य के ही हैदराबाद में। क्लियर है बात, समझ में आया यहां तक कि मगरमच्छों की सर्वाधिक आबादी भीतरकनिका में, उसके लिए संरक्षित क्षेत्र मगरमच्छ अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में, और प्रजनन केंद्र कहां मिलेगा आपको, तो हैदराबाद में इनका प्रजनन केंद्र मिलेगा। क्लियर है बात यहां तक। ये जो दिख रहा है ये है घड़ियाल, और घड़ियालों को सुरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट घड़ियाल चलाया गया 1975 में। और यह जो घड़ियाल है यह पाए जाते हैं चंबल नदी में, घाघरा नदी में, गंडक नदी में, कोसी नदी में और सोन नदी में। तो ये जो घड़ियाल हैं ये कहां पाए जाएंगे, तो पाए जाएंगे चंबल, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन नदी में। इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो 1975 में इनके प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। क्लियर है बात यहां तक।
अब बात आते हैं इस कछुए पर। तो देखो ये भारत में पाया जाने वाला कछुआ नहीं है, यह एक विशेष प्रकार का प्रवासी कछुआ है जिसका नाम है ऑलिव रिडले। और ये जो ऑलिव रिडले है यह भारत का नहीं है, तो कहां का है? ये दक्षिण अमेरिकी प्रवासी कछुआ है। ये ऑलिव रिडले जो है वो दक्षिण अमेरिका के पेरू और चिली तट पर पाए जाते हैं और लगभग हर साल लाखों की संख्या में ये ऑलिव रिडले कछुए जो हैं वह तैर करके भारत आते हैं। भारत में कहां? तो भारत में आते हैं ये उड़ीसा तट पर भीतर कनिका नेशनल पार्क, इसके अंतर्गत एक समुद्र तट है जिसका नाम है गहीर माथा। तो सर्वाधिक संख्या में ये लाखों की संख्या में हर साल भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान के गहीर माथा तट पर आते हैं और अपना अंडा देते हैं, अंडे देने के लिए आते हैं। और इनके अवैध शिकार को रोकने के लिए प्रोजेक्ट ऑलिव रिडले की शुरुआत की गई थी। कब? तो 1975 में। कब की गई थी? तो 1975 में। देखो ये तीनों जानवर पानी में मिलने वाले जानवर हैं और तीनों में कॉमन क्या है? तो तीनों के संरक्षण की जो बात होती है, तीनों के संरक्षण की जो शुरुआत होती है वह होती है 1975 से। क्लियर है बात? चलिए देख लिया 1975 ऑलिव रिडले कहां सर्वाधिक? भीतर कनिका के गहीर माथा में। प्रोजेक्ट घड़ियाल 1975 चंबल, घाघरा, गंडक और कोसी में पाए जाएंगे। मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम 1975 सर्वाधिक संख्या भीतर कनिका उड़ीसा, सबसे ज्यादा अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, प्रजनन केंद्र इनका कहां है? तो हैदराबाद में। क्लियर है बात यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, इसको और क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है राइनो। क्लियर है बात? इसका और नाम क्या है? तो राइनो। सबसे खास बात यह है कि एक सींग वाला गेंडा जो है वह सिर्फ भारत में पाया जाता है। क्लियर? यह जानवर केवल सिर्फ भारत में पाया जाता है। और भारत में कहां? तो मुख्यतः दो राज्यों में। एक आपको यह मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा मिलेगा मानस नेशनल पार्क। और ये दोनों कहां है? तो असम में। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क में एक सींग वाले गेंडे सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, मतलब वही उनका आवास है, हैबिटेट है। और दूसरा ये आपको मिलेगा जल्दापारा नेशनल पार्क। जल्दापारा नेशनल पार्क कहां मिलेगा? तो पश्चिम बंगाल में। क्लियर? तो एक सींग वाले गेंडे सिर्फ भारत में पाए जाते हैं और वो भी कहां पाए जाते हैं? तो आपके असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में और मानस नेशनल पार्क में। फिर आपको ये मिलेंगे पश्चिम बंगाल के जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान में। क्लियर है? और इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम चालू किया गया जिसका नाम था इंडियन राइनो विजन। और इंडियन राइनो विजन की शुरुआत की गई थी 2020 में। और इस कार्यक्रम के द्वारा एक सींग वाले गेंडों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कहां मिलेंगे? तो 3 नेशनल पार्क में, 2 राज्यों में। और इसके प्रोजेक्ट की जो शुरुआत होती है, प्रोजेक्ट राइनो की शुरुआत की गई 1987 में। उन्नीस में प्रोजेक्ट राइनो चालू किया गया। इनकी संख्या को दुगनी करने का विजन आया 2020 में। क्लियर है यहां तक बात? चलिए अब आते हैं हम इसके ऊपर। यह है क्लाउडेड लेपर्ड, सॉरी हिम तेंदुआ है। ये हिम तेंदुआ है जिसको बोला जाता है स्नो लेपर्ड। और स्नो लेपर्ड के लिए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी कब? तो 2009 में। 2009 में बर्फीले तेंदुओं को बचाने की शुरुआत की गई थी। और ये जो बर्फीले तेंदुए हैं ये कहां देखने को मिलते हैं?
तो यह आपको देखने के लिए मिलेंगे जो हिमालयी 5 राज्य हैं, जो हमारे ऐसे 5 राज्य हैं जो हिमालय की तलछटी में स्थित हैं, ऐसे राज्यों में इनके संरक्षण की कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। कौन कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? तो लाल पांडा की प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? स्नो लेपर्ड की प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? 2009 में। और यह स्नो लेपर्ड जो है वह हिमाचल प्रदेश का क्या है? तो राजकीय पशु है। क्लियर है बात? हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो स्नो लेपर्ड, बर्फीला तेंदुआ। कब शुरुआत की गई थी? 2009 में। अब बात आती है चीतों की। चीता जो है वह 1952 में 1952 में भारत से क्या घोषित कर दिया गया था? तो विलुप्त घोषित कर दिया गया था। वर्तमान में चीता के संरक्षण के कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, और उस चीता संरक्षण कार्यक्रम को कहां, किस जगह पर चलाया जा रहा है? तो कूनो पालपुर नेशनल पार्क। कोनो पालपुर नेशनल पार्क कहां है? तो ये मध्य प्रदेश में। और इस नेशनल पार्क में चीताओं के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। और चीता को हम लोगों ने कहां से लाया है? तो अफ्रीका के थे, अफ्रीका के 2 देशों से। एक देश है नामीबिया, अफ्रीका के नामीबिया, और दूसरा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। क्लियर है बात? नामीबिया और साउथ अफ्रीका से कुल कितने चीते लाए गए? तो 20 चीते लाए गए हैं, जिसको वर्तमान में हाल ही में आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते उदय की मौत हो चुकी है। इसके पहले भी एक चीता की मौत हो चुकी थी। तो 20 में से वर्तमान में 18 चीते ही अभी तक जीवित हैं। ये 1952 में भारत से क्या कर दिए गए थे? विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। और 2021 में इनके पुनर्वास की फिर से व्यवस्था की गई, और दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया 2 देशों से चीते ला करके यहां पर इनको संरक्षित किया जा रहा है। कहां इनके संरक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो कूनो पालपुर नेशनल पार्क में, जो कहां स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। क्लियर है यहां तक बात? चलिए, इसके बाद हम देखते हैं, बात होगी यहां पर सब गंगा डॉल्फिन की। गंगा डॉल्फिन जो है यह सबसे पहले तो हमारा क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा डॉल्फिन कौन है? हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। और इसके प्रोजेक्ट गंगा डॉल्फिन की शुरुआत कब हुई थी? इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट गंगा डॉल्फिन की शुरुआत हुई थी 2009 में। क्लियर है बात? और ये गंगा डॉल्फिन जो है वो गंगा की सहायक नदियों में पाए जाते हैं। और इनके लिए सबसे पहले क्या कहा गया है? तो देखो, इनके लिए एक गंगा डॉल्फिन का अभ्यारण्य बनाया गया है, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। और अभ्यारण्य आपको मिलेगा भागलपुर, बिहार में। और इनके लिए प्रजनन केंद्र बनाया गया है, प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र। ये कहां मिलेगा आपको? तो पटना, बिहार में। तो गंगा डॉल्फिन जो है वह हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, जो कि साफ पानी में, क्या बोलते हैं, अलवड़ पानी में पाए जाने वाला, मीठे पानी में पाए जाने वाला डॉल्फिन है। इसके जो लिए जो अभ्यारण्य की स्थापना की गई है वो कहां की गई है? तो भागलपुर, बिहार में अभ्यारण्य है। और अनुसंधान और प्रजनन केंद्र कहां है? तो पटना में है। और इसके संरक्षण की बात कब हुई? 2009 में। क्लियर है बात? 2009 गंगा डॉल्फिन। फिर आते हैं गिद्ध की। तो प्रोजेक्ट गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 2006 में। तो प्रोजेक्ट गिद्ध के संरक्षण के लिए 2006 में कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम कहां शुरू किया गया? तो हरियाणा सरकार
हरियाणा सरकार के द्वारा 2006 में गिद्धों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम चालू किया गया। इसके अलावा दक्षिण एशिया में पाए जाने वाले गिद्धों के लिए एक संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है सेव कार्यक्रम। और सेव कार्यक्रम जो है उसका फुल फॉर्म है सेविंग एशियन वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो सेविंग एशियन वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन ये कार्यक्रम चलाया गया है गिद्धों के संरक्षण के लिए। 2006 में प्रोजेक्ट गिद्ध की शुरुआत की गई थी। कहां से? तो हरियाणा सरकार से, हरियाणा से। क्लियर है यहां तक गिद्ध की बात। अब हम ये जो गिद्ध है, एक चीज और, ये गिद्धों की संख्या जो दिन ब दिन कम होती जा रही है, इसके लिए एक दवाई है जिसका नाम है डाइक्लोफेनेक। ये जो डाइक्लोफेनेक है ये एक प्रकार से पेन किलर है, दर्द निवारक दवा है। और ये डाइक्लोफेनेक दिया जाता है पशुओं को। पशुओं के लिए दर्द निवारक दवा का काम करती है ये। और जब पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो गिद्ध जब उनका भक्षण करते हैं तो ये डाइक्लोफेनेक गिद्धों के शरीर पर पहुंचता है और उनके किडनी को फेल कर देता है। तो इस डाइक्लोफेनेक दवा की वजह से इस दवा को भी प्रतिबंधित किया गया है पशुओं को देने से। और गिद्धों की संख्या सबसे ज्यादा कम इसी के कारण हो रही है, डाइक्लोफेनेक दवा के कारण। क्लियर है? चलिए आज हम देखते हैं अपने अंतिम जीव के बारे में। और ये जीव जो है इसका नाम है हंगुल। इसका नाम क्या है? हंगुल। इसी को बोलते हैं कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग। और ये जो हंगुल है वह कश्मीर का क्या है? तो कश्मीर का राजकीय पशु है। क्लियर है? हंगुल कश्मीरी स्टैग जो क्या है? राष्ट्रीय पशु, राजकीय पशु है। कहां का? कश्मीर का। और ये कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दाची गाम नेशनल पार्क में। ये कहां स्थित है? तो कश्मीर में। और ये जो हंगुल है इसके प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से हुई थी? तो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1970 में। और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो दो संस्थानों की है। एक का नाम है IUCN और एक का नाम है WWF। चूंकि ये टॉपिक हमारे में है इसलिए बहुत जरूरी है इन दोनों के बारे में जानना, IUCN के बारे में और WWF के बारे में। तो देखिए ये जो IUCN है, ये IUCN के बारे में हम जानते हैं कि विश्व का सबसे पुराना क्या है ये? तो वन और वन्यजीवों को संरक्षण रखने वाला संस्था है सबसे पुराना, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय मिलेगा आपको ग्लांड शहर में। ग्लांड शहर जो है वो कहां है? तो स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के ग्लांड शहर में IUCN का मुख्यालय देखने के लिए मिलेगा। IUCN के सदस्य देशों ने मिलकर ही साइट्स का समझौता किया है, जिसके तहत क्या किया गया था? तो माइक कार्यक्रम चलाया गया था। क्लियर है बात? और इसके बाद हम देखते हैं WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंड फेडरेशन, जिसकी स्थापना की गई थी 1961 में। और इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलेगा मॉर्जेस में। मॉर्जेस शहर है जो कहां स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। क्लियर है बात? तो ये दो जो बड़े बड़े संस्थान है, IUCN जो विश्व का सबसे पहला सबसे पुराना वन्यजीव संरक्षण का संस्थान है, दूसरा WWF जो कि गैर सरकारी संगठन है जो पूरे विश्व में वन और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। क्लियर है बात? तो ये जितनी भी जानकारियां हैं, ये जितने भी फैक्ट हैं, जानवरों के संरक्षण का कार्यक्रम कब शुरू किया गया, किस जगह से इनके संरक्षण की बात की गई, कहां से शुरुआत की गई, कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं और किस ईयर, किस साल में इस कार्यक्रम को शुरुआत की गई। तो ये सब ऐसे फैक्ट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आप सभी को मालूम होने चाहिए। क्लियर है? इसके बाद हम कुछ सूचना है आपके लिए, और ये सूचना है कि हमारे संस्थान द्वारा कल्फ वृक्ष ट्यूटोरियल के द्वारा CGPSC प्री के लिए और व्यापम, CGPSC प्री और व्यापम का कंबाइंड बैच की शुरुआत हो रही है। और इसकी तारीख है 8 मई को। 8 मई को आप हमारे
ब्रांच में आकर के या इस कांटेक्ट नंबर पर कॉल करके आप नए बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पर उपलब्ध रहेंगे। बिहारी टॉकीज परिसर में आकर के या इस नंबर पे कॉल करके आप सीजीपीएससी प्री या व्यापम लॉन्ग टर्म बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर हमको 3 दिन का डेमो भी मिलेगा। 3 दिन के डेमो के बाद आप प्रवेश ले सकते हैं। क्लियर है बात। फिर आपको मिलेगा सीजीपीएससी के लिए मेंस बैच। मेंस के लिए बैच चालू किया जा रहा है और इसकी भी तारीख है 8 मई को। 8 मई को सीजीपीएससी प्री व्यापम प्लस सीजीपीएससी मेंस के लिए एक अलग बैच चालू किया जा रहा है और इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी हमारे संस्थान के कांटेक्ट नंबर से। इस नंबर पर कॉल करके आप सीजीपीएससी मेंस बैच की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा एसआई मेंस बैच की भी शुरुआत की जा रही है और एसआई मेंस बैच जो कि वर्तमान में चल रहा है हमारे संस्थान के द्वारा, और इसके पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि हमारा संस्थान सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए एक तोहफा लेकर के आया है और हम अपने संस्थान में जितने भी सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी हैं उन सबका स्वागत है। सबको निःशुल्क हम अपने संस्थान से तैयारियां करवाने की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने क्लासेस को निःशुल्क कर दिए हैं केवल सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए। क्लियर है बात। इसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस मिलेंगी। इसकी भी जानकारी आप हमारे कांटेक्ट नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद आपको मिलेगा एक नया बैच जो कि चालू हो रहा है 1 मई से, और ये 1 मई जो है वह बहुप्रतीक्षित शिक्षक भर्ती जो होने वाली है। शिक्षक भर्ती के लिए हम लोगों ने एक नया बैच शुरू किया करने का ऐलान करते हैं जिसकी तारीख है 1 मई। 1 मई को ये चालू होगा। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय पर ये उपलब्ध रहेंगे और इसके लिए आप हमारे बिहारी टॉकीज परिसर में या गुलाब सिंह प्लाजा परिसर, कहाँ 36 मॉल के बाजू में मंगला चौक 36 मॉल के बाजू में गुलाब सिंह प्लाजा में आकर के या इन 2 दिए हुए कांटेक्ट नंबरों पर कॉल करके आप इन सभी बैचों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।